नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे संघ सरकार की दूसरी क्लास के बारे में। इससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप सभी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम बात करें मित्रों संघ सरकार के बारे में। कल इसके बारे में पढ़ चुके थे, हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। संघ सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद की जब बात करते हैं तो 52 से 151 तक। अब हम बात करते थे दोस्तों कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक होती है नाममात्र कार्यपालिका, नाममात्र कार्यपालिका, कार्यपालिका। दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की जो कार्यपालिका होता है इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। वास्तविक जो कार्यपालिका होती है इसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य और महान्यायवादी। ये सभी शामिल होते हैं वास्तविक कार्यपालिका में। मित्रों, ये हम कल पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं कि नाममात्र की जो कार्यपालिका है इसमें शामिल कौन हो रहे हैं जी? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन सी कार्यपालिका के सदस्य हैं? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं नाममात्र की कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका को हम कह देते हैं औपचारिक कार्यपालिका। आपसे ये पूछ लेंगे मित्रों, ध्यान देना कि निम्न में से वास्तविक कार्यपालिका का सदस्य नहीं है। ए दे देंगे प्रधानमंत्री, बी मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, सी महान्यायवादी और डी में देंगे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का सदस्य नहीं है। राष्ट्रपति कैसी कार्यपालिका का सदस्य है? नाममात्र की कार्यपालिका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल हम ये भी पढ़ रहे थे कि जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत जो होती है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, जो अमेरिका में है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में बात करेंगे तो वहां एक ही कार्यपालिका होती है और जिसका वास्तविक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री है, जबकि अमेरिका में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति। अर्थात जिन भी देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उनमें कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और संसदात्मक शासन प्रणाली जहां भी है उनमें कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं नाममात्र की कार्यपालिका की, जिसमें आ रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अर्थात आज हम संघ सरकार के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं वो राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसमें पढ़ रहे हैं जी हम संघ सरकार की जो नाममात्र की जो कार्यपालिका है उसमें पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। मित्रों, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है हमारे देश में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मैं ये कहूंगा आपको जो है कि अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद हमारे देश के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति का जो उल्लेख मुख्यतः अपने को मिलता है अनुच्छेद 52 से लेकर के और ये है आपका 62 तक। यानी राष्ट्रपति के बारे में जो जानकारी है क्रमवार जो है वो अनुच्छेद 52 से लेकर कहां तक है जी? ये 62 तक। वैसे राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख आगे भी है, लेकिन क्रमवार जो राष्ट्रपति के बारे में जानकारी वो मिलती है वो 52 से लेकर के 62 तक। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है संघ की
समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका उपयोग वह स्वयं एवं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। यानी दोस्तों सुनना, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति में। किसमें निहित होती है जी? राष्ट्रपति में, जिसका उपयोग राष्ट्रपति स्वयं एवं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। बात करते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है, जो खास बात है, यहां से एक प्रश्न अवश्य बनता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 54 में। बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, इसका मतलब है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल प्रेरणा स्रोत है आयरलैंड से, यानी ये बात हमने आयरलैंड के संविधान से सीखी है, ग्रहण की है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन अपना मत डाल सकते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी हम ये पढ़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। देखिएगा जी कौन कौन भाग लेते हैं, यहां से एक प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है या कौन नहीं लेता है। तो हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। नंबर एक संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए दोस्तों संसद के दो सदन होते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं जी? दो। ये संसद है मान लीजिएगा, इसके दो सदन हैं। कितने सदन है जी? दो। एक सदन तो जो है वो लोकसभा है और दूसरा जो सदन है वो राज्यसभा है। संसद के दो सदन है, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा में जो मान लीजिएगा कुल सदस्यों की जो संख्या है 545 और राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 245। याद रहे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। संसद के दो सदन है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 और राज्यसभा में 245। दोस्तों लोकसभा में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करता है। लोकसभा में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करता है। हम ये जान रहे हैं कि मनोनीत सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। देखिए मित्रों लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। मनोनीत सदस्य कितने होंगे? 2। जो कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। कौन होंगे? आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य। अब मैं आपसे ये जानना चाहूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के कितने सदस्य भाग लेंगे? तो 543। 2 सदस्य भाग नहीं लेंगे। कौन से नहीं लेंगे जी? जो मनोनीत सदस्य हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के 543 सदस्य भाग लेते हैं। 2 सदस्य भाग नहीं लेंगे जो मनोनीत होते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं।
राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। अर्थात राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। तो अभी ये हम पढ़ ही चुके हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर रहा है, तो 12 सदस्य भाग नहीं लेंगे राज्यसभा के, तो कितने लेंगे जी? तो हम बात करेंगे 233। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के 233 सदस्य भाग लेते हैं। किसके जी? राज्यसभा के। लोकसभा के 543, टोटल हो गए 776। मैं ये कह सकता हूं संसद के दोनों सदनों के कितने सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? 776। कितने सदस्य नहीं लेते हैं? 14 सदस्य, क्योंकि 14 सदस्य जो है मनोनीत है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ले रहे हैं जी। इसके अतिरिक्त कौन लेते हैं देखिएगा जी। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नंबर 3, दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आपको याद रहे राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य, भारत के सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को इसमें भाग लेने का अधिकार 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। 70वें संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा को भी राज्य की विधानसभा पढ़ी जाए, यानी इनको भी राज्यों की विधानसभा में शामिल किया गया है। अर्थात अब आपके सामने है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले रहे हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब आप ये कहोगे सर मनोनीत सदस्य क्यों भाग नहीं लेते हैं? दोस्तों मनोनीत सदस्य इसलिए भाग नहीं लेते हैं कि इससे प्राकृतिक न्याय बाधित होता है। राष्ट्रपति ने जिन सदस्यों को मनोनीत किया है वो अगर भाग लेंगे तो उसी व्यक्ति को मत डालेंगे। दूसरी बात जो है, अब आप ये भी कहोगे कि सर राज्यों की जो विधानसभा है इसमें तो राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करता है, फिर राज्यों की विधानसभा के मनोनीत सदस्य क्यों भाग नहीं लेते हैं? दोस्तों इसमें क्या है, राज्यों की जो विधानसभा है इसमें राज्यपाल मनोनीत करता है और राज्यपाल को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्याय बाधित होती है। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्यों को भाग लेने का अधिकार है, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था, अर्थात आपको पता चल गया होगा राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। ध्यान से सुने, आपके सामने परीक्षा में प्रश्न ये आएगा कि निम्न में से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ए ऑप्शन देंगे संसद के सभी सदस्य, बी ऑप्शन देंगे राज्यों के विधानसभा सदस्य, सी ऑप्शन देंगे दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्य और डी में देंगे संसद के दोनों सदनों के, राज्यों के विधानसभा के, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के, इन सभी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य। तो अपना आंसर होगा डी। मित्रों आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 55। अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका उपयोग वह स्वयं एवं अपने अध्यक्ष के माध्यम से करेगा। और अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की निर्वाचित पद्धति।
राष्ट्रपति की निर्वाचित पद्धति, यानी राष्ट्रपति कौन सी पद्धति से निर्वाचित होता है, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 55। दोस्तों अभी दोबारा जिक्र कर रहा हूं, अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, और ये प्रेरणा स्रोत है आयरलैंड से। ये बात हमने आयरलैंड के संविधान से सीखी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, और अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की निर्वाचित पद्धति, यानी राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होगा, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 55 में। अब बात ये करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो पद्धति है, ये प्रेरणा स्रोत है अमेरिका से, यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होगा, किस विधि से होगा, ये हमने सीखा है अमेरिका के संविधान से लिया है, और ये लिखा हुआ अनुच्छेद 55 में। ध्यान रहे, भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, गुप्त मत पद्धति द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति द्वारा होता है। दोबारा सुन लीजिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति द्वारा होता है, और ये पद्धति हमने सीखी है अमेरिका से दिया मान जो है। इसमें हम दोस्तों बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है बहुलतम प्रणाली नहीं चलती है। आपने आपके गांव में देखा होगा, गांव में ले लीजिए, विधानसभा चुनाव में ले लीजिएगा, इनमें जो चुनाव जो होता है वो होता है बहुलतम प्रणाली के आधार पर। बहुलतम प्रणाली से मेरा तात्पर्य है जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं चुनाव में, उनमें सबसे ज्यादा मत जिसको मिले हैं, सर्वाधिक मत जिसको मिले हैं, वही विजेता घोषित होता है। जबकि इस पद्धति में जो विजेता घोषित होता है बहुमत के आधार पर। दोबारा सुनिए जी दोस्तों, यहाँ दो बातें आ रही है, एक तो है बहुलतम और एक होता है बहुमत। बहुमत खास रूप से सुन इसको, बहुलतम प्रणाली का मतलब है जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत मिले हैं वह विजेता घोषित हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी ग्राम पंचायत में सरपंचों का चुनाव होता है, विधानसभा में होता है, सभी चुनाव होता है लगभग। और बहुमत का मतलब ये होता है कि निश्चित कोटा होता है, एक निश्चित मत होते हैं, वो प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही विजेता घोषित होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में होता है बहुमत, बहुलतम नहीं। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है जिसको सर्वाधिक मत मिले वही विजेता घोषित हो जाए। यहां तो आपको एक निश्चित मत है वो प्राप्त करने जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली है, चुनाव पद्धति है, इसको जो हम शॉर्ट में हेयर प्रणाली भी कह देते हैं, क्योंकि हेयर महोदय के द्वारा ये दी गई है इसलिए इस प्रणाली को हम हेयर प्रणाली भी कह देते हैं। देखो जी, राष्ट्रपति के चुनाव में होता क्या है, सबसे पहले तो यह है कि राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा यानी जीतने के लिए कितने मत प्राप्त करने जरूरी है। तो देखिए कुल मत या कुल वैध मत लीजिए, कुल वैध मत बटा में 2 प्लस में 1, अर्थात इतने मत जिस प्रत्याशी को मिलेंगे वही विजेता घोषित होगा। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में कुल वैध मत जो है वो कितने हैं जी 10,000 हैं, तो जीतने के लिए कितने मत जरूरी है जी 5,001। जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत आवश्यक हैं तो 5,001, अर्थात 5,001 से कम मत किसी को मिलते हैं तो वह प्रत्याशी विजेता घोषित नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी भी प्रत्याशी को अगर चुनाव में न्यूनतम मत प्राप्त नहीं होते हैं या वैध मत या मान लीजिएगा निश्चित मत प्राप्त नहीं होते हैं, निश्चित मत प्राप्त नहीं होते तो क्या होता है मित्रों, एक बार इसको पुनः सुनेंगे। अब जो है एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिएगा 4 प्रत्याशी हैं ए बी सी और डी, और हम राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में 4 प्रत्याशी हैं,
इनका नाम है क्रमशः ए, बी, सी और डी। मान लीजिएगा यहाँ कुल वैध मत जो है 10,000 है, यानी कुल कितने मत डाले गए जी 10,000। और जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत चाहिए जी, बटा 2 प्लस में 1, यानी 5,000 ये हम जान चुके हैं। मान लीजिएगा ए को मत मिले हैं 4,000, बी को मिले हैं 3,000, इनको मिले हैं 1,600 और इनको मिले हैं 1,400 मत जो है। अब दोस्तों होता क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितने उम्मीदवार होते हैं, मत डालने वाले को, मतदाता को उतनी ही वरीयता दर्शानी पड़ती है। राष्ट्रपति के चुनाव में जितने उम्मीदवार होते हैं, मत डालने वाले को उतनी ही वरीयता दर्शानी पड़ती है। जैसे मान लीजिएगा मैं राष्ट्रपति के चुनाव में मत डालने वाला हूं, संसद का सदस्य हूं, मान लीजिएगा निर्वाचित सदस्य, मैंने मत डाले, मेरे सामने 4 प्रत्याशी खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले ये चाहता हूं मेरी ओर से पहला राष्ट्रपति कौन बने जी, ए। अगर ए नहीं जीत पाता है तो मेरा दूसरी वरीयता किसको दे रहा हूं जी, मैं डी को। ऐसे ध्यान से सुने, राष्ट्रपति के चुनाव में जितने उम्मीदवार होते हैं, मतदाता को उतनी ही वरीयता दर्शानी पड़ती है, यानी सभी को अपने मत देने होते हैं वरीयता क्रम के आधार पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चॉइस के आधार पर जो है ये। अब मान लीजिएगा 4 प्रत्याशी हैं, किसी भी प्रत्याशी को यहाँ वैध मत न्यूनतम जो कोटा है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। न्यूनतम कोटा कितना है जी, 5,000 है। किसी भी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होने पर क्या होगा, तो द्वितीय मतगणना होगी। द्वितीय मतगणना क्या होती है, जिस प्रत्याशी को सबसे कम मत मिले हैं उसको मतगणना से बाहर कर देंगे। एक बार तो मतगणना कर ली, इनको इतने इतने मत मिले हैं, कोई जीत नहीं पा रहा है, तक निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, द्वितीय मतगणना होगी। द्वितीय मतगणना में जिस प्रत्याशी को सबसे कम मत मिले हैं उसको मतगणना से बाहर करेंगे और उसके मतों को द्वितीय वरीयता के आधार पर बांट दिया जाएगा। अर्थात 1,400 लोगों ने अपनी पहली चॉइस डी को चुना है, इन लोगों ने दूसरी चॉइस किसको चुना है, मान लीजिएगा इनमें से 1,200 व्यक्तियों ने अपनी दूसरी चॉइस ए को चुना है, तो ये 1,200 मत जो है एक ही खाते में जुड़ जाएंगे और एक के मत हो गए जी 5,200, यानी 5,200। जीतने के लिए कितना कोटा चाहिए यहाँ पे, 5,001। तो विजेता कौन हुआ, ए। लेकिन कौन सी पद्धति से, द्वितीय मतगणना से। मित्रों याद रहे, भारत में अब तक एकमात्र राष्ट्रपति हैं बीबी गिरी जो द्वितीय मतगणना से चुनाव जीते हैं, बाकी पहली मतगणना में जीत चुके हैं। तो याद रहेगा, जितने प्रत्याशी होते हैं उतने ही मत डालने होते हैं मतदाता को वरीयता क्रम के आधार पर। अगली बात, न्यूनतम कोटा आप जान गए जी। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है जी कि जिसको सर्वाधिक मत मिल गए वही विजेता घोषित हो गया। यहाँ न्यूनतम कोटा होता है, तय कोटा होता है, कुल वैध मत बटा में 2 प्लस में 1, इतना जिसको प्राप्त होगा वही विजेता घोषित होगा। नहीं प्राप्त होने पर क्या होता है, द्वितीय मतगणना होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक राज्य की विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य अलग अलग होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक राज्यों की विधानसभा का मत मूल्य अलग अलग होता है, इसको विशेषकर ध्यान दीजिए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा राजस्थान के विधानसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत डाल रहे हैं, उनका मत मूल्य अलग होगा, और मान लीजिए उत्तर प्रदेश के डाल रहे हैं तो उनका मत मूल्य अलग होगा। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य अलग अलग होता है। देखिएगा कैसे होता है मत मूल्य निकालने का सूत्र, मत मूल्य निकालने का सूत्र, यानी कैसे निकालते हैं मत मूल्य, देखिए उस राज्य की 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, जिस भी राज्य की विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य निकाल रहे हैं उसका सूत्र यह है, उस राज्य की 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या, यानी 1971 की जनगणना के अनुसार उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, बटा में
वर्तमान विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, यानी विधानसभा में वर्तमान में निर्वाचित सदस्य कितने हैं। सभी सदस्य नहीं लेना दोस्तों, निर्वाचित सदस्य लेने हैं और निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है इसके बाद में आगे हम कर रहे हैं। देखिएगा जी 1/1000, 1/1000, 1/1000 से मेरा तात्पर्य यह है, देखिएगा जैसे हम निकाल के देखते हैं, राजस्थान का निकालते हैं मित्रों। याद रहे आज भी भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो 1971 की जनगणना के आधार पर होता है और 2026 तक इस जनगणना के आधार पर ही होगा। ऐसा क्यों है ये देखिए दोस्तों बात क्या है, 1971 की जनगणना के आधार पर जो है दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत के जो राज्य हैं इनकी वृद्धि दर जो है, जनसंख्या वृद्धि दर लगभग समान थी। उसके बाद में जो जनगणना हुई है उनमें उत्तरी भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है जी, अधिक है। अब जब मान लीजिए आप ये कहोगे सर 1971 के बाद में तो 2001 में 2011 में काफी बार जनगणना हो चुकी है, आप नई जनगणना को आधार क्यों नहीं मानते हैं। इस बात का जो विरोध है दक्षिणी भारत के जो राज्य हैं उनके प्रतिनिधि करते हैं। क्यों करते हैं, वो ये कहते हैं एक तो हमने जनसंख्या वृद्धि को रोक करके, जनसंख्या नियंत्रण रोक करके राष्ट्र कल्याण की बात की है और मान लीजिए आपने जनसंख्या को बढ़ाया है। अगर अब मान लीजिए आप 2011 की जनसंख्या को आधार मानते हैं तो आपका मत मूल्य ज्यादा होगा, क्योंकि उत्तरी भारत की जनसंख्या क्या है जी, ज्यादा है और दक्षिणी भारत की क्या है जी, कम है। इसलिए क्या होता है कि आज तक जो है 1971 की जनगणना के आधार पर ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। यहां बात करें दोस्तों जो है ये अब जो है 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही राष्ट्रपति का चुनाव होगा। देखिएगा राजस्थान के विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य, राजस्थान के विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य कैसे निकालेंगे जी, तो 2,58,00,000 ये तो हमारी जनसंख्या है, ये तो हमारी जनसंख्या है। यानी 1971 की जनगणना के आधार पर अगर राजस्थान की जनसंख्या देखी जाए तो 2,58,00,000। वर्तमान में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 200 गुना में 1/1000। अगर मान लीजिए हमारे को किसी भी राज्य की विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य निकालना है तो यहां तो रखेंगे 1971 की जनगणना के अनुसार उस राज्य की जनसंख्या, यहां बटा में रखेंगे उस राज्य के वर्तमान में निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या गुणा में 1/1000। अब 3 जीरो से 3 जीरो हम काट देते हैं और ये 2 जीरो कट जाती हैं यहाँ पे, इसका भाग इसमें देते हैं 129। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य जो है वो 129 है। राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य 208 है जो सर्वाधिक है। राष्ट्रपति के चुनाव में किस राज्य की विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य सर्वाधिक है, उत्तर प्रदेश का 208। उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा सदस्य हैं इनका जो मत मूल्य है राष्ट्रपति के चुनाव में वो है 208, राजस्थान का जो है 129। और बात करें मित्रों यानी सिक्किम का जो है 7 जो न्यूनतम है। राष्ट्रपति के चुनाव में किस राज्य की विधानसभा सदस्यों का मत मूल्य सबसे कम है, सिक्किम। कितना है जी, ये 7। और कौन सी जनगणना के आधार पर निकालते हैं, 1971। मित्रों याद रहे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी जनगणना पर आधारित है, 1971 की जनगणना पर आधारित है। कब तक रहेगा, 2026 तक तो इसी पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो संसद के जो सदस्य हैं इनका मत मूल्य कितना होगा, तो देखिएगा क्या करेंगे। संसद के सदस्यों का जो मत मूल्य है राष्ट्रपति चुनाव में 708। संसद के एक सदस्य का मत मूल्य
बराबर 708। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो 700 क्षेत्र अर्थात निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो एक सदस्य का मतमूल्य 708 है। कितना है जी? 708। ये 708 हमने कैसे निकाला ये भी सुन लीजिएगा। सभी राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों का मत मूल्य बटा में संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों जब हम इसको हल करते हैं तो ये निकल जाता है 708। सभी राज्यों के विधानसभा मत मूल्य कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिएगा राजस्थान में एक विधायक का मत मूल्य 129 है, राजस्थान में कुल विधायक कितने हैं जी? 200। तो ऐसे ही सभी राज्यों का निकालेंगे, मत मूल्य एक विधायक का और कुल विधायकों की संख्या, ऐसे करके सभी का निकालेंगे, उसको जोड़ लेंगे और उसमें हम भाग देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का, जो 700 क्षेत्र है। ये राष्ट्रपति के चुनाव की हम बात कर रहे थे जी। ये राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है जो अनुच्छेद 55 में वर्णित है। राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है ये प्रेरणा स्रोत है कहां से जी? अमेरिका से जो है। मित्रों एक बीच में मेरा एक प्रश्न है आपसे, मान लीजिएगा आपसे कोई ये कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई सदस्य है, क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है? तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देकर मेरे को बताएं। दोस्तों होता क्या है, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, तो मैं ये कहूंगा अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य संसद का निर्वाचित सदस्य, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य संसद का निर्वाचित सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में अवश्य ही भाग ले सकता है। अगर वह मनोनीत सदस्य है तो नहीं ले सकता है। एग्जाम्पल देखिएगा, ये कदापि नहीं करा हूं कि आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ही नहीं ले सकते हैं, ये नहीं करा हूं जी। अगर आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य संसद का निर्वाचित सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगा। अगर वह मनोनीत सदस्य है तो नहीं लेगा। ये तो साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद के मनोनीत सदस्य या राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ कैसे लेते हैं जी? निर्वाचित सदस्य। बाकी बात दोस्त अगली क्लास में करेंगे। सभी को धन्यवाद।